आइए तो आज आपको चाइल्ड एवं हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर ईसा का नाम आप सभी ने सुना होगा, उन्हीं के पुत्र हैं, जिनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि बच्चों में जो समस्याएं आजकल हो रही है उसी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपसे जानेंगे कि बच्चों में इस तरह आजकल जो है बच्चों में जो समस्याएं हो रही, जैसे हार्ट की समस्या हो, छोटे छोटे बच्चों को जो है हार्ट की बीमारी हो जा रही है, क्या कारण? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं और हमारे देश के अंदर के भी जो आंकड़े हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि हर 100 बच्चे के जन्म पे एक को जन्मजात हार्ट की कठिनाई होती है। इसके अलावा कुछ कठिनाइयाँ होती हैं जो अक्वायर होती हैं बाद में, जैसे कि रोमैटिक फीवर, एक्यूट रोमैटिक फीवर हम सब ने सुना होगा। आम तौर पे देखा गया है कि हमारे क्षेत्र में ये कठिनाइयाँ अनडायग्नोज रह जाती हैं। पिछले 2 महीने में भी मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जो कि 6-7 साल के हो गए थे, लेकिन उनको ये कठिनाई किसी ने पकड़ में नहीं आई थी और कुछ तो काफ़ी बुरे हालत में थे। उनको एम्स भेजा है दिल्ली में अर्जेंट सर्जरी के लिए। कुछ जो दवाओं से ठीक होने वाले बच्चे थे उनको दवा पे रखा है, वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो मैसेज ये है कि अपने एंटीनाज फिजिशियंस को हमेशा हाई रखना चाहिए और हमेशा अवेयर होना चाहिए कि ऐसे कठिनाइयाँ भी समाज में होती हैं। हर बच्चा सिर्फ सर्दी, बुखार, डायरिया, वॉमिटिंग, निमोनिया का नहीं होता है, इसके आगे बढ़ के बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उसके लिए अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो हम उस डायग्नोसिस को मिस कर जाएंगे तो एक दिन यह आएगा कि उस बच्चे की जान पे आ जाएगी। तो उसको अर्ली डायग्नोस करना है, अर्ली इसको ट्रीटमेंट चालू करना है और बच्चे को स्टेबलाइज करना है। जी, आरा में ऐसा पहली बार हुआ है कि आप जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, बच्चों के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों में इस समय जो है कभी कभी ऐसी भी समस्याएं आई है जो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के प्लेटलेट अचानक डाउन हो जा रहे हैं, जिससे कि मतलब वो समझिए कि मरने के कगार पर हो जाते हैं। हाँ, प्लेटलेट डाउन होने के कई कारण होते हैं। एक तो जन्मजात होता है कि अगर माँ के अंदर एंटीबॉडी बन गई है बच्चे के प्लेटलेट के विरुद्ध, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जेनाइटल एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं, अधिकतर तो इन्फेक्शन रिलेटेड हैं, बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स है या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, और भी बोन मैरो खून की बीमारियां हैं जिनमें प्लेटलेट डाउन होता है। तो कोई एक ट्रीटमेंट तो नहीं है, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के हिसाब से चलेगा। अगर जन्मजात है तो उसकी अलग ट्रीटमेंट है, सबका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है। और कारणों की वजह से प्लेटलेट डाउन है, जैसे डेंगू फीवर है, तो उसका भी सपोर्टिव केयर है, कुछ दवाएं भी हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस आपको सटीक करनी है, एक्यूरेट डायग्नोसिस, उसके बाद ही आप उसका प्लान ऑफ केयर बना सकते हैं। अच्छा, एंटी न्यूक्लियर बॉडी बनने के पीछे, छोटे छोटे बच्चों के बनने के पीछे, जैसे मान लीजिए कि जैसे अनुवांशिक है, या फिर मतलब मौसम में बदलाव की वजह से, या फिर खान पान चेंज होने की वजह से। नहीं, खान पान चेंज होने की वजह से तो प्लेटलेट डाउन नहीं होता है, ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है किसी किताब में। लेकिन जो एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है जन्मजात, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो थोड़ा उनका ब्लड ब्रेन ब्रेन बैरियर के ब्रेकेज के कारण थोड़ा सा खून बच्चे का रिस जाता है माँ के शरीर में, और माँ का शरीर उसके विरुद्ध ही एंटीबॉडी बना देता है। ये एंटीबॉडी वापस बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं और प्लेटलेट को डाउन कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है, इसको डायग्नोस करना है, सस्पेक्ट करना है। एक साधारण खून की जांच होती है, उससे डायग्नोसिस बन जाती है और हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं, या स्टेरॉयड से भी ठीक हो जाता है, नहीं तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन से ठीक हो जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चों में इस समय देख रहे हैं जैसे डायबिटीज़ हो जा रही है, 6 साल की, 7 साल के बच्चियों का हो जा रहा है, इसका क्या रीजन? हाँ, डायबिटीज़ देखिए 2 प्रकार की होती है। एक तो जो बड़ों में होती है, एक जो बच्चों में होती है। बड़ों में होती है वो कि रिसेप्टार का रिस्पॉन्स कम हो जाता है इंसुलिन के लिए, तो उसको हम एक प्रकार की डायबिटीज़ है। बच्चों में जो डायबिटीज़ है 99% वो इंसुलिन ना बनने के कारण है। तो उसमें भी अक्सर बच्चा बहुत बुरी स्थिति में आता है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, कभी कभी कोमा में आता है, उसकी सांस सही नहीं चल रही होती है, एसिडोटिक ब्रीदिंग होता है। उसको एक साधारण से जांच है, एबीजी करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस या वीनस ब्लड गैस, और ब्लड शुगर जांच करके उसके डायग्नोसिस हो जाती है। और उसका एक फिक्स प्रोटोकॉल है जो कि पूरे देश में चलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता भी, इसको कहते हैं मिल्वॉकी फार्मूला। तो उस मिल्वॉकी फार्मूला से पिछले 30 वर्ष में किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। तो हम इसको डायग्नोस करना है और ये मिल्वॉकी फार्मूला के अनुमान पे उसको
ट्रीटमेंट चालू करना है, और ईश्वर करेगा तो ऐसा करने से कि बस सब बच्चा बच जाएगा, और बाद में उसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो है डायबिटीज़ का वो तो होना ही है। अच्छा, बच्चों का छोटे छोटे आप कैसे इलाज करते हैं? मैं तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे चलता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, हमारी सोच पे नहीं है। जो प्रमाणित है, पूरे विश्व में हज़ारों डॉक्टर हैं, लाखों हैं, रिसर्च हो रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो प्रमाणित है वो हमारे लिए एविडेंस है। तो एविडेंस हमें मिलता है पूछ करके, माँ बाप से डिटेल हिस्ट्री पूछ करके, उससे एक क्लू मिल जाता है। बच्चे को हमने जांच किया, वहाँ से एविडेंस प्राप्त होता है। वहाँ से नहीं हुआ तो हम जांच करके एविडेंस प्राप्त करेंगे। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, वो एविडेंस प्राप्त करेंगे, उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनेगी, और डायग्नोसिस के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड लाइन ऑफ केयर पे ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, प्रेजेंट में ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे, हंसते हंसते उनको हार्ट अटैक आ जाता है। नहीं, ऐसे हंसते-हंसते अटैक तो नहीं आना चाहिए, लेकिन एक एक ऐसा मैसेज, एक न्यूज़ था कि बच्चा खेल रहा था, हंसते कोई किसी ने डरा डरा दिया, तो डरा दिया तो अचानक उसका हार्ट अटैक। हाँ, ऐसे कुछ बच्चे मैंने भी देखे अपने जीवन काल में। तो उसको हम दो डायग्नोसिस उसमें बहुत अधिक चल रही है। एक तो है कार्डियक रिदम डिसऑर्डर, उसमें एक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, मैंने ऐसे कई बच्चे अपने जीवन में पकड़े हैं। और एक है कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। आपको शायद पता होगा कि जहाँ जिन देशों से हमें आंकड़े मिल रहे हैं, तो युवा वर्ग में हंसते खेलते बच्चों में कम एज में अचानक मृत्यु का कारण हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी भी पाई गई है। तो इसके लिए भी हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है कि किसी को कार्डियक रिदम डिसऑर्डर ना हो और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी ना हो, तो उसको बहुत आसान तरीके से हम ईसीजी करके और एकोकार्डियोग्राफी करके इसको हम प्रमाणित करके डायग्नोस कर सकते हैं, और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स आराम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कुछ डॉक्टरों का कहना है कि जैसे ईसीजी करते हैं, ईसीजी करते हैं तो उस समय नहीं आ पाता है, बाद में फिर ऐसा हो जाता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी किसी को कार्डियक रिदम डिसऑर्डर इस प्रकार का हो, जैसे एक सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक रोग है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हो, हर घंटे हो, ये कभी महीने में भी एक बार हो सकता है। तो उसके लॉन्ग टर्म भी ज़ियो पैचेज़ होते हैं, हालाँकि थोड़ा ये महँगा है, लेकिन उसको हम ज़ियो पैच लगा सकते हैं, महीने भर के लिए भी 6-6 महीने के लगा सकते हैं। मगर जो भी है डायग्नोस तो करना ज़रूरी है, जीवन से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। मेन थिंग इज़ कि हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हमेशा रखना चाहिए, और उसके हिसाब से आगे का प्लान ऑफ केयर बनाना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी जिससे हो रहा है कि इसका असर जो है वो मत मत मान लीजिए कि मोबाइल है, रेडिएशन से, या फिर कोरोना का जो सुई मिला है, उसका तो कोई असर नहीं है ना? नहीं, देखिए, कोरोना का जो वैक्सीन है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आ रही है स्टैंडर्ड जर्नल्स में, तो वो वैक्सीन तो इंडिकेटेड थी, वो तो देनी लगी थी और लगी भी है। लेकिन एक सर्टेन स्मॉल सेगमेंट ऑफ कम्युनिटी में जिनका सर्टेन एचएलए टाइप्स था, एक एचएलए टाइप भी होती है, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है वैसे एचएलए ग्रुप भी होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन टाइप। तो एक छोटे सेक्शन में इस वैक्सीन ने थ्रोम्बोसिस का टेंडेंसी भी बढ़ाया, और उस कारण कुछ मृत्यु हुई होगी, ये ज़रूर हुई होगी, प्रमाणित भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन से हम सबको हानि हुई और ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थे, ये सही नहीं है। वैक्सीन ने अगर कुछ लोगों के इसको कठिनाई पैदा की, तो करोड़ों लोगों की जान बचाई भी है। अच्छा, बच्चों पर मोबाइल का जो असर हो रहा है इस समय, जो बच्चे वीडियो गेम है या फिर जैसे दिन रात वो मोबाइल एनी टाइम चलाते रहते हैं, उसका असर जो है बच्चों पर क्या पड़ रहा है? देखिए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन है इसके बारे में। 1 घंटा प्रतिदिन वीडियो गेम खेलना या मोबाइल पर गेम्स खेलना, ये अच्छा माना गया है बच्चों के लिए। वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। लेकिन यही समय अगर बढ़ के 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हो जाता है, तो इसके फिर तो एडवर्स इफेक्ट्स आ ही जाएंगे। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप 1 घंटा बच्चों को अलाउ करें, चाहे टेलीविज़न वॉचिंग है, कार्टून देखें, मोबाइल गेम खेलें, प्ले स्टेशंस खेलें, लेकिन उससे अधिक ना हो। तो हर चीज़ अच्छे मात्रा में अच्छी होती है, उसको बहुत अधिक कर दे तो उसको नुकसान पैदा हो जाते हैं। तो हमें बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या हम लोग खेलेंगे? उनको खेलने से रोकना नहीं है, लेकिन उसको लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, और दैट इज़ द रिकमेंडेशन। जैसे मोबाइल से मान लीजिए जैसे सर्वाइकल जैसी बीमारियां हो जा रही है, कुछ बच्चे हमने सुना कि पैर यहाँ रख रहा है तो पैर फिर वहाँ आगे बढ़ जा रहा है। सर्वाइकल तो इश्यूज़ तो है मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल आमतौर पे हम ऊपर तो नहीं रखते हैं, नीचे रखते हैं, और गर्दन हमेशा झुकी रहती है। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है, वो उस पोस्चर में बहुत समय तक रहें, महीनों और सालों तक, तो डेफिनेटली कठिनाइयाँ आएंगी। ये कठिनाई बड़ों को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है।
जो आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहेंगे बच्चों के दिल को मजबूत रखने के लिए क्या मतलब कैसा खान-पान, कैसा व्यवहार होना चाहिए? हाँ, 2 पिलर्स कहता हूँ मैं, 2 पिलर हैं हेल्दी लिविंग के लिए बच्चों के लिए। पहला तो है उनका खान-पान और दूसरा है उनका रेगुलर एक्सरसाइज़। तो अगर ये 2 पिलर्स पे बच्चे चलेंगे और हम भी चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। खान-पान में देखा गया है कि हमारा ख़ास तौर पे उत्तर भारत में थोड़ा प्रोटीन की मात्रा कम पाई गई है। प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये हम गूगल पे भी देख सकते हैं। जैसे कि अंडा एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए काले चने हैं, राजमा है, सफ़ेद लोबिया है, सोयाबीन है। तो इनका सेवन ज़रूर करना है। बच्चों के लिए है कि 1 ग्राम प्रति किलो प्रतिदिन प्रोटीन हमें ज़रूर देना चाहिए। तो इसका हम ध्यान रखें और ये ज़रूर देखें कि बच्चा हमारा प्रतिदिन 1 से 2 घंटा ज़रूर खेले, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम नहीं। और इस हद तक खेले कि उसको पसीना आए, पेशानी से, बगल से पसीना आए, तभी हम मानेंगे कि उसने इनफ एरोबिक एक्सरसाइज की है। तो अगर ये 2 पिलर्स ऑफ हेल्दी लिविंग हैं, बच्चों के लिए भी यही है, पौष्टिक आहार विद इनफ प्रोटीन इन इट और रेगुलर एक्सरसाइज, आउटडोर एक्सरसाइजेज़। अच्छा, बच्चों के लिए जो दूध बनते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो दूध बन रहे हैं, चाहे खाने पीने की जो भी चीज़ बन रहे हैं, उसमें यूरिया डाला जाता है, जिसकी वजह से समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों को जो दूध दिया जाता है वो गाय का, फिर अगर गाय का भी दूध होता है तो उसमें ऑक्सीटॉक्सिन देकर लोग दूध लेते हैं, जिसकी वजह से भी ये समस्या आ सकती देखिए, अभी तो अगर हम अमेरिकन आर्मी ऑफ पीडियाट्रिक्स के हिसाब से चलेंगे तो पहला जन्मदिन के पहले किसी भी जानवर का दूध सीधा पिलाना तो मना ही हो गया है। सबसे तो अच्छा अमृत है माँ का दूध, जहाँ तक संभव हो। कभी कभी कोई माएँ बीमार हैं या काम पे जाती हैं और कठिनाईवश नहीं पिला पाती हैं तो फार्मूला दूध ही रिकमेंडेड है। और फार्मूला दूध भी गाय के दूध से ही बनता है, मगर उसको फैक्ट्री के अंदर स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसको माँ के दूध से अधिक मिला दिया जाता है। तो यही रिकमेंडेड है। कभी कभी कुछ परिवार इतने गरीब होते हैं कि वो उनके लिए संभव नहीं है फार्मूला दूध खरीदना, तो हम फिर गाय या भैंस का दूध भी अलाउ कर देते हैं, कुछ तो मिले बच्चे को। तो आप सुन रहे थे हृदय स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।